हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हम स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को स्टडी कर चुके हैं। अब हम उनसे रिलेटेड इलस्ट्रेशन जो है उन्हें कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन 4, इसमें हमें क्या डेटा गिवन है। हमें यहाँ पे गिवन है कि a block shot with inertial velocity 5 meter per second on rough horizontal plane. Find distance covered by block till it come to rest. Coefficient of friction between the block and plane is 0.1. ओके, तो देखिए हमें ये जो ब्लॉक दिया हुआ है, ब्लॉक का मास नहीं गिवन, तो हम अस्यूम करते हैं कि इस ब्लॉक का मास जो है वो कुछ m है और ये रफ सरफेस पे मूव कर रहा है, जिसके लिए इनर्शियल t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो अब हमें बोला है कि वो कितनी डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन पे अगर इसकी जो फोर्सेस जो इस पर अप्लाई हो रहे हैं उन्हें हम देखें, तो एक फोर्स तो इस पे नीचे की तरफ लगेगा, वो लगेगा mg, जिसको बैलेंस करने के लिए सरफेस पे फोर्स लगाएगी नॉर्मल फोर्स n। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सलेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो n होगा वो mg के बराबर होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमें ये मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा ये तो y डायरेक्शन पे है ना। अब हम देखते हैं x डायरेक्शन पे। जब ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन जो लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा म्यू के, और यहाँ पर म्यू सॉरी एफ के, और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो म्यू के इंटू एन के बराबर होगा। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा जहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन जो है सॉरी नॉर्मल फोर्स जो है वो mg के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास फ्रिक्शन का रिलेशन आ जाएगा, वो आएगा म्यू एम जी। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रिक्शन का रिलेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हमें यहाँ पे निकालना है कि ये जो है वो कितने डिस्टेंस पे जाके रुकेगा, तो उसे हमें रिटार्डेशन चाहिए। तो रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन जो होगा या रिटार्डेशन होगा वो होगा फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास। फ्रिक्शन है म्यू एम जी अपॉन एम, तो इसकी वजह से जो रिटार्डेशन क्रिएट होगा वो होगा म्यू इंटू जी। ये रिलेशन हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि सिर्फ एक फ्रिक्शन की अगर बात करें तो फ्रिक्शन की वजह से जो ऑब्जेक्ट के मोशन में रिटार्डेशन क्रिएट होता है वो म्यू जी के बराबर होता है ना। ये रिटार्डेशन जो है वो मास पर या और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिंपली म्यू और ग्रेविटेशन एक्सलेशन पर डिपेंड करता है। म्यू की वैल्यू हमें दी हुई 0.1 और जी की वैल्यू होती है 10, तो ये हो जाएगा रिटार्डेशन, वो होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इतने रिटार्डेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसकी इनर्शियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, तो हम थर्ड इक्वेशन यूज करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इनर्शियल वेलोसिटी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s होता है ना। फाइनल वेलोसिटी 0 है इसकी और एक्सलेशन नेगेटिव है, तो रिलेशन आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2 है ना। तो इनर्शियल वेलोसिटी है 5 का स्क्वायर अपॉन 2, एक्सलेशन जो है वो 1 है, यानी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगी इसके लिए वो आएगी 25/2 यानी 12.5 मीटर, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा वो 12.5 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा और फिर बाद में रुक जाएगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन में हमें ये भी पूछा होता कि कितने टाइम के बाद है, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से, है ना। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सलेशन नेगेटिव है, तो टाइम जो होगा वो होगा u अपॉन ए। यू जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है और एक्सलेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो टाइम जो आएगा वो आएगा 5 सेकेंड। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। यहाँ पे हमें बोला है कि अ रियर साइड ऑफ ट्रक इज ओपन एंड बॉक्स ऑफ 40 kg मास इज प्लेस 5 मीटर अवे फ्रॉम ओपन एंड एज shown in figure. The coefficient of friction between the block and surface below it is 0.15. On a straight road, truck start from rest and accelerate with 2 meter per second square. At what distance from starting point does the box fall off the
ट्रक। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एनएलएम और जो काइनेमेटिक्स हमने पढ़ा उन दोनों की एप्लीकेशन इंक्लूडेड है। ये बॉक्स जो है वो इस एंड से 5 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। ट्रक जो है वो इनिशियली रेस्ट पे है, फिर बाद में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेशन से चलना स्टार्ट करता है। तो उस एक्सलेशन की वजह से इस बॉक्स पे सूडो फोर्स लगेगा, वो लगेगा आगे की तरफ, जिससे बॉक्स जो है वो आगे स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे ये जो सरफेस है वो रफ है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगी एफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बॉक्स है उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम देखते हैं। देखिए इस पे एक जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटी फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, जो होगा नॉर्मल फोर्स n के बराबर। ठीक है, अच्छा इस पे सूडो फोर्स लगेगा आगे की तरफ, है ना, वो होगा m a के बराबर, और पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स F के, है ना, वो होगा म्यू n के बराबर। यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन जो होगा म्यू n की वैल्यू हो जाएगी mg। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो म्यू mg लगेगा। तो जो ऑब्जेक्ट है उस पर नेट फोर्स हमें मिलेगा F नेट, वो मिलेगा एफ पी माइनस म्यू एम जी, है ना, फ्रिक्शन फोर्स माइनस किया हमने। तो इसकी वजह से जो एक्सलेशन होगा, नेट एक्सलेशन होगा, वो कितना होगा, वो होगा नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ बॉक्स। तो नेट फोर्स यहाँ पे हमें मिल रहा है, वो मिल रहा है एफ पी मतलब एम ए माइनस म्यू एम जी अपॉन एम। ठीक है, दोनों तरफ से एम कॉमन जो है वो आया, वो कट जाएगा, तो मिलेगा ए माइनस, है ना, एक्सलेशन ऑफ ट्रक माइनस म्यू जी, है ना। ये म्यू जी जो होता है वो फ्रिक्शन की वजह से रिटार्डेशन क्रिएट होता है। तो जो बॉक्स का एक्सलेशन होगा वो इतना होगा। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं। जो ट्रक है उसका एक्सलेशन 2 है, म्यू की वैल्यू 0.15 है और जी की वैल्यू 10 होती है। तो ये हमें मिलेगी 0.5 यानी हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो बॉक्स होगा वो इतने एक्सलेशन से मूव करेगा। तो अब हम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम पे बॉक्स जो है वो इससे गिरेगा। हमें निकालना है कि कितनी डिस्टेंस पे गिरेगा, तो उसके लिए हमें टाइम पता होना चाहिए। तो हम वो टाइम पे फिर हम देख सकते हैं कि उतने टाइम के अंदर ट्रक जो है वो कितना मूव किया। तो टाइम फाइंड करते हैं कि कितने टाइम पे वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनर्शियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है, हाफ, है ना, एक्सलेशन जो है वो भी हमें हाफ मिला और टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास टाइम जो है उसका रिलेशन मिला √20 सेकेंड, यानी बॉक्स जो होगा वो √20 सेकेंड टाइम पे, ठीक है, वो उस ट्रक से स्लीप हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इतने टाइम के अंदर ट्रक जो है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो ट्रक के लिए भी ये फॉर्मूला रख सकते हैं, इनर्शियल वेलोसिटी 0 बट एक्सलेशन जो ट्रक का आएगा, है ना, ये तो हमारे पास बॉक्स का था, एक्सलेशन जो ट्रक का आएगा वो 2 आएगा। तो डिस्टेंस कवर बाय ट्रक जो होगा, है ना, वो होगा यू टी प्लस हाफ एक्सलेशन ऑफ ट्रक टी स्क्वायर। ठीक है, इनर्शियल वेलोसिटी उसके लिए भी 0 है, तो हम यहाँ पे टाइम रख देते हैं हाफ, है ना। एक्सलेशन जो है वो 2 है और √20 स्क्वायर। तो डिस्टेंस कवर बाय ट्रक जो होगा वो होगा 20 मीटर। ठीक है, और बॉक्स की पोजीशन जो अगर हम देखेंगे, है ना, बॉक्स जो है उसकी पोजीशन क्या होगी, तो होगी 20-5, है ना। बॉक्स जो है वो 5 मीटर जो है वो पीछे की तरफ मूव किया है, तो वो होगा 15 मीटर। ठीक है, तो ट्रक जो है 20 मीटर चल चुका होगा तब बॉक्स गिरेगा, और जो बॉक्स होगा वो अपनी इनिशियल पोजीशन से 15 मीटर की डिस्टेंस पे गिरेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमने स्मूथ सरफेस पे देखे हैं। अब यहाँ पर जो सरफेस है वो स्मूथ ना होकर क्या है, रफ है, जिसके लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो म्यू दिया हुआ है। तो इस केस में हमें फाइंड करना है कि बताइए यहाँ पर जो एक्सलेशन होगा ए, और जो ये टेंशन होगा स्ट्रिंग के अंदर T1 और T2 जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो M1 है वो हमें दिया हुआ है 2 kg, M2 4 kg और M3 जो है वो 6 kg।
ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो सिस्टम है वो एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिस्टम को एक्सेलरेट करने के लिए मिनिमम जो फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर चाहिए। तो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है उतना अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में वो एक्सेलरेट होगा, अदरवाइज एक्सेलरेट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो बॉक्सेस है उस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो कितना लग रहा है। जैसे हम बात करें बॉक्स 1 के लिए, तो यहाँ पे F1 जो मैक्सिमम लगेगा वो कितना होगा, वो होगा म्यू M1 जी के बराबर है। ठीक है, म्यू जो है वो 0.2 दिया हुआ है, M1 जो है वो 2 है और जी की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो इस पे जो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा 4 न्यूटन। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं दूसरे वाले ब्लॉक पे। तो दूसरे वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो भी लगेगा तो पीछे की तरफ ही, पर उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तो वो हम देखते हैं। ये हमारे पास F2 मैक्स, ठीक है, वो होगा म्यू M2 जी, है ना। इस केस में हमारे पास फ्रिक्शन सभी के लिए सेम है तो हम रख रहे हैं। अगर अगर अलग अलग दिया होगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे म्यू 1 म्यू 2 के फॉर्म में अलग अलग आ जाएगी। म्यू 0.2, ठीक है, M2 जो है वो 4 kg और जी की वैल्यू 10, तो ये हमें मिल जाएगा 8 न्यूटन। यानी दूसरे ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लगेगा मैक्सिमम वो 8 न्यूटन लगेगा। तीसरे ब्लॉक पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो देखें, F3 जिसे हम बोल रहे हैं, तो ये कितना होगा, तो F3 जो होगा वो होगा म्यू M3 जी, म्यू 0.2, M3 जो है वो 6 kg और जी की वैल्यू 10। ठीक है, ये आया 12 न्यूटन। तो पूरे सिस्टम पे बात करें जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ वो कितना लगेगा, ये वो वैल्यू है फ्रिक्शन की या वो अप्लाई फोर्स की, वो मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड है जो इस ब्लॉक सिस्टम को मूव करा सकता है। तो मिनिमम इतना फोर्स जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगा। तो तीनों के अलग अलग फ्रिक्शन निकाले तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड होगा उसे मूव कराने के लिए, सॉरी मिनिमम फोर्स जो चाहिएगा उसे मूव कराने के लिए वो होगा 4 + 8 + 12 यानी 24 न्यूटन। यानी जब हमारे पास F की वैल्यू जो है ना, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 न्यूटन है, तो उस कंडीशन पे एक्सलेशन जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। फोर्स जो है वो 24 न्यूटन से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में एक्सलेशन नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। यानी उस कंडीशन में हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। पर जब हमारे पास F जो है दैट इज लेस देन 24 है, उस कंडीशन पे एक्सलेशन जो होगा वो 0 होगा और जो फ्रिक्शन होगा वो हमें स्टैटिक लगेगा। ठीक है, जो टोटल फ्रिक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो यानी 20 न्यूटन। ठीक है, तो जो यहाँ पे ब्लॉक्स है उनके बीच में जो नेट फ्रिक्शन होगा वो 20 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमने इतना तो आइडेंटिफाई कर लिया कि जो सिस्टम है वो एक्सलेट नहीं करेगा, यानी इस कंडीशन में एक्सलेशन जो है वो हमारे पास 0 है। ठीक है, अब जो सेकेंड इंपॉर्टेंट काम हमें हमारे पास बचा है कि एक्सलेशन 0 है, उस कंडीशन में T1 एंड T2 इनकी वैल्यूज क्या हैं। ठीक है, तो इसे फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं ये फोर्स की वैल्यू जो है वो 20 न्यूटन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले बॉक्स पे जो फ्रिक्शन लग रहा है F1 है, तो जो ये स्ट्रिंग है स्ट्रिंग के अंदर T1 जो होगा, T1 वो होगा ये फोर्स माइनस फ्रिक्शन के बराबर। ठीक है, अब देखिए जो बॉक्स 2 है उस पर फ्रिक्शन जो होगा वो होगा F2 और स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा यहाँ पर T2 वो होगा T1 माइनस F2 के बराबर, है ना। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इस बॉक्स पे वो लग रहा है T1। ठीक है, तो और इस पे फ्रिक्शन जो लगा है वो है F2, तो जो ये T2 की वैल्यू होगी वो होगी F1, सॉरी T1 माइनस F2, और जो ये वाला बॉक्स है ठीक है, इस पे जो फ्रिक्शन होगा F3 वो T2 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीनों फ्रिक्शंस जो है वो और फोर्स की वैल्यू देख सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे, तो पहले जो कंडीशन में फ्रिक्शंस हमने निकाले थे वो मैक्सिमम फ्रिक्शन थे ना, तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन इस पे आया था 2 kg पे, है ना,
वो हमारे पास आया था F1, वो था 4 न्यूटन के बराबर। तो जो T1 आएगा हम यहाँ पर T1 आएगा वो आएगा F माइनस F1 यानी 20 माइनस 4 यानी T1 जो होगा वो 16 न्यूटन आएगा। ठीक है, ये पहली हमने टेंशन T1 निकाला। अच्छा, अब निकालते हैं T2। T2 जो आएगा वो आएगा T1 माइनस F2। F2 की जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी वो आई थी 8 न्यूटन, है ना। तो T2 जो हो जाएगा वो होगा T1 मतलब 16 माइनस 8 यानी 8 न्यूटन, ये हो गया T2। ठीक है, एक और चीज याद रखिए यहाँ पे, फ्रिक्शन ऑन 6 kg। देखिए जो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो 6 kg पे आया था वो था 12 न्यूटन। बट अगर इस केस में बात करें कि फ्रिक्शन जो है वो 3 kg पे वो कितना है, वो होगा T2 के बराबर, दैट इज 8 न्यूटन, है ना। 3 kg पे जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिट से कम है ना। तो तीनों पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और उनकी वैल्यूज जो है वो हमने अभी यहाँ पर देखी। अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हम जो अप्लाई फोर्स है उसकी वैल्यू जो है वो 24 से ज़्यादा रखें, हमने देखा था पूरे सिस्टम पे जो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा था वो 24 लग रहा था, तो इस कंडीशन में तो सिस्टम रेस्ट पे था। अब अगर हम जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज करके 60 न्यूटन कर देते हैं, तो सेम चीज़ है, एक्सलेशन और जो टेंशन T1 और ये जो T2 होंगे वो क्या होंगे वो फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एक्सलेशन के लिए। तो एक्सलेशन का रिलेशन होगा नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम, क्योंकि तीनों ब्लॉक्स पे फ्रिक्शन हमने देखा, तो पूरा सिस्टम जो है ना, वो हम एक सिंगल यूनिट मान सकते हैं, वो होगा 6 + 4 + 2 यानी 12 kg। ठीक है, और जो फ्रिक्शंस जो है ना, इनके बीच में टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्स है जिनको हम सिस्टम के अंदर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो टोटल फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ मैक्सिमम वो लगेगा 24 न्यूटन, और आगे की तरफ फोर्स जो है वो है 60 न्यूटन। तो अब इस कंडीशन में नेट एक्सलेशन जो है वो आगे की तरफ होगा, और एक्सलेशन होगा F माइनस एफ अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्सलेशन यहाँ से आ जाएगा 60 माइनस 24 अपॉन 12। 60 माइनस 24 मतलब 36। ओके, 36 अपॉन 12 यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे जो सिस्टम है उसका एक्सलेशन होगा वो होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, टेंशन निकालने के लिए अलग अलग ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। जैसे कि अगर मुझे T2 देखना है तो मैं एक काम करता हूँ, 6 kg पे देखता हूँ। ठीक है, तो 6 kg पे एक ही फोर्स लग रहा है, एक ही लग रहा है, ये है T2, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन जो है ना F3 वो हमने निकाला था। F3 जो आया था वो आया था 12 न्यूटन, और जो ऑब्जेक्ट है इसका एक्सलेशन जो है वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम अब इक्वेशन लिख के सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन आएगी T2 माइनस F3 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। ठीक है, तो T2 हो जाएगा M3A प्लस F3। तो T2 का रिलेशन यहाँ से आएगा 6 इंटू 3, एक्सलेशन 3 है और फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो 12 है, यानी 18 प्लस 12, ठीक है, दैट इज 30 न्यूटन। तो यहाँ पर जो टेंशन है वो 30 न्यूटन आएगा। अच्छा, अब हमें टेंशन जो है वो निकालना है T1। तो T1 जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे निकाल सकते हैं, चाहे तो हम 4 kg पे भी देख सकते हैं, क्योंकि T1 4 kg पे भी लग रहा है और 2 kg पे भी लग रहा है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, जो 4 kg है उस पे निकाल लेते हैं हम। ये 4 kg ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पे एक तो टेंशन है वो आगे की तरफ लग रहा है, दैट इज T1। एक टेंशन पीछे की तरफ है T2, और इस पे एक फ्रिक्शन है F2 पीछे की तरफ, और ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन है A आगे की तरफ। ठीक है, तो नेट फोर्स के लिए इक्वेशन हम जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे T1 माइनस T2 प्लस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो यहाँ से हमारे पास T1 जो है वो आ जाएगा M2A प्लस T2 प्लस F2। ठीक है, तो M2A
m2 हमें दिया हुआ है 4, एक्सलेशन जो बॉक्स का है वो है 3, प्लस t2 जो है वो 30 है, प्लस f2 जो अभी हमने निकाला था, है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो 8 न्यूटन आई थी, तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन। 4 इंटू 3 12 प्लस 38, यानी T1 जो है वो हमें मिलेगा 50 न्यूटन। ओके, तो अगर एक्सलेशन होगा तो उस कंडीशन में T1 T2 हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन।
देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने स्मूथ सरफेस पे देखे थे, बट अब इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे रफ सरफेस पे। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मास m1 टू कीप सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ऑल्सो फाइंड एक्सलेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग इफ m2 इज एक्सलेटिंग डाउनवर्ड। तो देखिए यहाँ पर m1 जो है एक रफ सरफेस पे रखा है ना, जिसके लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो हमें म्यू दिया हुआ है, और ये m2 जो है वो एयर में सस्पेंडेड है। तो इस कंडीशन पे सिस्टम को रेस्ट पे रखने के लिए हमें जो m1 है उसकी मिनिमम कितनी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। तो देखिए यहाँ पे जो m2 है उस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ m2g, जिसकी वजह से स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगा T1। अगर सिस्टम रेस्ट पर है, जैसे कि हमें कंडीशन बोली हुई है, तो उस कंडीशन में T1 जो होगा है ना, वो आएगा m2g के बराबर। ठीक है, अब हम देखते हैं m1 ब्लॉक पे। देखिए m1 जो ब्लॉक है उस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको अगर देखें तो एक तो टेंशन लगेगा T1 आगे की तरफ, इस पे नीचे लगेगा m1g, और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है, और पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन F। यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो होगा म्यू n के बराबर, और यहाँ डायग्राम से देखेंगे तो जो n है वो m1g के बराबर है, तो ये हो जाएगा म्यू m1g। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे बॉक्स जो है अगर उसको रेस्ट पे रखना है, तो जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या है। रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि जो फ्रिक्शन है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू T1, है ना, यानी म्यू m1g जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू T1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि म्यू m1g ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं m2g, यानी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो है म्यू m1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू m2, यानी m1 जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m2 अपॉन म्यू। हमें बोला है मिनिमम वैल्यू ऑफ m1, तो m1 जो मिनिमम होगा तो इसके लिए इक्विटी साइन ले लेते हैं, वो आएगा m2 अपॉन म्यू। ठीक है, तो m1 की इस वैल्यू के लिए सिस्टम जो है वो एक्सलेट नहीं होगा, मतलब जो m1 है उसकी वैल्यू म्यू 2 अपॉन म्यू इससे इतनी या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तब सिस्टम जो है वो रेस्ट पे रहेगा, अदरवाइज ये एक्सलेट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में हमें बोला है कि वो एक्सलेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब बताइए कि जो एक्सलेशन होगा वो कितना होगा। तो देखिए इस कंडीशन पे जो m2 है ना, हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो m1 है ना, दैट इज लेस देन m2 अपॉन म्यू। ठीक है, इस कंडीशन में हमने देखा था सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, एक्सलेट करेगा, तो हमने यहाँ पे कंडीशन अज्यूम की है कि जो m1 है दैट इज लेस देन m2 म्यू। तो इस कंडीशन में होगा क्या, सिस्टम एक्सलेट करेगा आगे की तरफ, इसका एक्सलेशन भी होगा a1 और इसका एक्सलेशन होगा a1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, m1 और m2 पे काइनेमेटिक इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं m2 पे। ठीक है, m2 पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, नीचे की तरफ m2g और ऊपर की तरफ टेंशन T1, और उसका एक्सलेशन नीचे की तरफ हो रहा है a1, तो हम इसे लिखेंगे m2g माइनस T1 इज इक्वल टू m2a1। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं m1 पे। ठीक है, m1 पे एक ही फोर्स लग रहा है ये T1, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा F इज इक्वल टू म्यू m1g, है ना, ये अभी हमने निकाला था वैल्यू, फ्रिक्शन आएगा म्यू m1g, और इसका एक्सलेशन आगे की तरफ है वो है a1, तो इस पे भी हम इक्वेशन लिख देते हैं। इस पे इक्वेशन आएगी T1 माइनस म्यू m1g इज इक्वल टू m1a1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो एक काम करते हैं, जब हमें एक्सलेशन निकालना है तो T1 जो टर्म है उसको हमें एलिमिनेट करना होगा, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। T1 पहली इक्वेशन में नेगेटिव है, दूसरा में पॉजिटिव है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें रिलेशन मिलेगा जब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, है ना। तो हमें यहाँ पर दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो रिलेशन मिलेगा m2g माइनस म्यू m1g इज इक्वल टू
m1 प्लस m2, a1 दोनों में कॉमन है a1, ठीक है। तो a1 का रिलेशन यहाँ से आ जाएगा m2 माइनस म्यू m1 g अपॉन m1 प्लस m2, है ना। देखो यहाँ रिजल्ट से हमें एक और चीज़ पता चलती है कि अगर हम चाहते तो हम नेट फोर्स वाले तरीके से भी कर सकते थे। नेट फोर्स यहाँ पे कितना होगा, नेट फोर्स यहाँ पे होगा m2g माइनस म्यू m1g, इस पे ग्रेविटेशन फोर्स माइनस उस पे फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ये हो गया एक्सेलेरेशन। जब हमें टेंशन फाइंड करना है तो हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख सकते हैं। तो हम सेकेंड इक्वेशन से देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में टेंशन आएगा, वो आएगा m1 a1 प्लस म्यू m1 जी। तो a1 की वैल्यू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन से टेंशन के रिलेशन में रख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास टेंशन का रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हम रखेंगे, तो ये हमारे पास आएगा, a1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा m1 m2g माइनस म्यू m1 स्क्वायर जी प्लस म्यू m1 स्क्वायर जी प्लस सॉरी माइनस म्यू m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। जो टेंशन का रिलेशन हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा m1 m2 1 माइनस म्यू g अपॉन m1 प्लस m2, ओके। तो आप देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। यहाँ पे मैं बोला यूनिफॉर्म रोप ऑफ टोटल मास m एंड लेंथ l हैंग पार्ट वे ओवर स्मूथ एज एज शोन फिगर। If coefficient of static friction between the rope and rock surface is 0.60, what is maximum fraction of rope that can hang without pulling the remainder over the edge। देखिए, तो रोप का जब मास दिया होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने जो था वो तरीका बताया था कि हम क्या करेंगे, इसको मास और पुली सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। ऊपर वाला जो पोर्शन है जो रॉक के ऊपर है उसकी लेंथ है l माइनस एक्स, और जो हैंग वाली पोर्शन है वो है l। तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसे हम कंसिडर कर लेते हैं m1, वो एक पुली से पास हो रहा है, और जो दूसरा ब्लॉक जो वर्टिकल कंडीशन पे उसका मास हम कर लेते हैं m2, ठीक है। तो अब यहाँ से इस कंडीशन से हम m1 और m2 जो है वो फाइंड कर सकते हैं, और फिर इसका ये जो क्वेश्चन होगा वो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था उसकी तरह ही हो जाएगा। यहाँ पर m1 और m2 के जो रिलेशन आएंगे वो आएगा l माइनस स्मॉल l और l की फॉर्म में। तो कंप्लीट रोप है, उसका मास अगर m है और उसकी लेंथ अगर l है, तो l माइनस स्मॉल l का मास जो है वो कितना होगा, यानी m1 जो होगा वो होगा कैपिटल M अपॉन l इंटू l माइनस स्मॉल l, और जो m2 होगा वो होगा कैपिटल M अपॉन l इंटू l, ठीक है। यहाँ से m1 और m2 का रिलेशन आ गया। तो अभी हमने देखा था नीचे की तरफ यहाँ पे m2g, यहाँ पे टेंशन T, तो यहाँ पे भी टेंशन T, नीचे की तरफ यहाँ पे होगा m1g और ये नॉर्मल फोर्स n। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो होगा म्यू n के बराबर, और जो फ्रिक्शन होगा वो होगा म्यू m1g। फिर हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड कंडीशन देखी थी कि अगर सिस्टम को रेस्ट पे रखना है तो उसके लिए f जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू t, यानी म्यू m1g दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m2g, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लेंथ का रिलेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, g से g हट जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी, म्यू m1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू m2, ठीक है। यानी म्यू m1 का रिलेशन जो है वो है कैपिटल M अपॉन l माइनस स्मॉल l, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू m2 का रिलेशन कैपिटल M अपॉन l इंटू l, ठीक है। तो m बाई l भी हट गया, तो रिलेशन हमें मिला म्यू l माइनस म्यू स्मॉल l इज ग्रेटर देन इक्वल टू l। l का रिलेशन अगर हमें निकालना है तो म्यू l ग्रेटर देन इक्वल टू l प्लस म्यू l हो गया,
है ना, इस वाली टर्म को हम यहाँ ले आए, तो यहाँ से एल कॉमन आ रहा है, म्यू एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस म्यू। ओके, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आया म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एल। देखिए ये जो रिलेशन है ये हमें बताता है कि जो लेंथ है वो मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड है, मतलब कितनी मिनिमम लेंथ जो है वो वर्टिकल कंडीशन पे हो सकती है, ठीक है, ये है कंडीशन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए तो क्वेश्चन में हमें उसका फ्रैक्शन बोला है, तो हम इसे लिखेंगे म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एल अपॉन कैपिटल एल, ठीक है। और हमें बोला है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन के लिए इक्विटी का साइन ले लेते हैं, ये आएगा म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इक्वल टू एल अपॉन कैपिटल एल। म्यू की वैल्यू 0.6 है, यानी 0.6 अपॉन 1 प्लस 0.6, ये है हमारे पास एल अपॉन कैपिटल एल का मैक्सिमम फ्रैक्शन। ये हो जाएगा 0.6 अपॉन 1.6, या इसे लिख सकते हैं हम 3/8, ये होगा मैक्सिमम फ्रैक्शन।